तहलका अंगेज कहानी ये कि एमक्यूएम पर दबाव कहां से आ रहा था। इजलास के वक्त झगड़ा किसका हुआ और फिर मैसेज किसने डिलीट कर दिया, ये एक अहम बात। और फिर अली अमीन गड्ढापुर की रुखसती का वक्त हो चुका, आखिर क्यों हुआ, और उसके साथ इमरान खान का गुस्सा क्यों, ये भी प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको इंतहाई अहम खबर देने वाले हैं, और वो वाला सिलसिला जो कि पीछे रुक गया था और जो मैंने आपको बताया था कि फारूक सत्तार साहब ने क्यों इस्तीफे की धमकी दी थी। अब उसके बाद की कहानी और सारे शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं, जिसके बाद मैं अब आपको एक तहलका अंगेज कहानी देने वाला हूं। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह शर्त यह है आपके पास कि आपको चैनल जरूर बिल जरूर सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है और जिसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। सबसे पहली और अहम बात, मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर ये बात बताई थी कि किस तरीके से एमक्यूएम के दरमियान इख्तलाफात की नई वजह बनी, यानी कि जिस दिन केडीए का इलेक्शन था उसके अगले दिन जो जश्न मनाया जाना था उसमें अनीस कायम खानी साहब लेट हो गए, बाद में वो उस ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं बने और वहीं से इख्तलाफात शुरू हुए और उसके बाद ये रूठने और मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब हुआ ये कि इसके पूरे एक हफ्ते के बाद जुमे वाले दिन एमक्यूएम की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि जो फेडरल बी एरिया का नया तंजीमी सेटअप देना है उसका इजलास इतवार के रोज होगा। अब मामला ये था कि एक बार फिर इस हवाले से तनाव की कैफियत पैदा हो गई और ये मामला आगे जाकर शदीद हो गया कि अब आगे होना क्या है, क्यों। उसकी वजह ये थी कि अनीस कायम खानी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे कराची में, और वैसे ही मुस्तफा कमाल साहब आजकल अपने जितने भी इजलास लेते हैं वो या तो इस्लामाबाद में लेते हैं या महकमा सेहत का कराची में जो दफ्तर है ड्रेप का वहां पर लेते हैं। अब अनीस कायम खानी साहब भी इस्लामाबाद और मरी के दौरों पर मौजूद थे, और अब जो ये अनाउंसमेंट होना था इसमें जो 13 रुकनी कमेटी थी इसमें कुछ लोग कामरान टसूरी साहब के थे, कुछ लोग मुस्तफा कमाल साहब के हैं, कुछ लोग जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के कहे जा सकते हैं। दर हकीकत ये सब लोग उसी एक हिस्से का, इस सिलसिले का एक हिस्सा थे। उसमें बाकायदा जो लोग पीएसपी फैक्टर के लोग थे उन्होंने भी जो तंजीमी कमेटी का स्ट्रक्चर सामने आया है उस पर दस्तखत किए थे, और ये जो नाम जिनके इंटरव्यूज फाइनल थे, जो रिकमेंड किए गए थे, वो भी उसमें शामिल थे। अब मामला ये हुआ कि जब एमक्यूएम की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि इतवार को हम इसका ऐलान कर देते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पीर को कौमी असेंबली का इजलास था, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और सब लोगों को इस्लामाबाद पहुंचना था, इसलिए इतवार के लिए ये दिन मुख्तस था। अब मामला यहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही इस इजलास का मैसेज चला तो वैसे ही कुछ लोगों ने पीएसपी फैक्टर की अहम लीडरशिप के नाम मुझे मालूम है, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये इजलास नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर आकर मसला एक हुआ कि ये सिलसिला काफी दिनों से पेंडिंग का सिलसिला चल रहा था। इस हवाले से सबसे पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को एक फोन आया और कहा गया कि जनाब आप, किसका फोन आया, किस तरीके से आया, कह रहे आप इस इजलास को मुलतवी कर दीजिए और आप जो है वो सामने आकर हम मीटिंग करते हैं उस हवाले से। उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि नहीं जी, ये इजलास तो हो रहा है अब, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट कर दिया और उसको हम अनाउंसमेंट को किस तरीके से वापस लें। उसके बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को एक फोन आता है और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी यही बात कही जाती है कि आप इसे पोस्टपोन कर दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आमतौर पर फैसले इसी तरीके से करते हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि पोस्टपोन कर लेते हैं। एक मखसूस 11 से 12 या 13 लोगों का एक ग्रुप है, उसके अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये मैसेज भी कर दिया कि जनाबे वाला, मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि उन्होंने ये मैसेज भी कर दिया कि इजलास जो है वो पोस्टपोन किया जा रहा है क्योंकि हमें अर्जेंट इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद एक इजलास होता है और एक मीटिंग होती है। यही बात यहाँ पर आकर मुख्तलिफ हलकों को पता चलती है और फिर फारूक सत्तार साहब यहाँ पर स्टैंड लेते हैं कि जनाब मैं इस पोस्टपोन की हिमायत में नहीं हूँ, और क्योंकि हम बार बार पोस्टपोन करते हैं और अगर आप हमें काम नहीं करना देना चाहते तो मैं वाज़ेह तौर पर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दूंगा कि मेरा एमएनए से कोई ताल्लुक, मैं एमएनए की से भी इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं अपनी सीट से भी इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं हट रहा हूँ।
अच्छा, ये बात अब ऊपर के हलकों में गई। इत्तलात मुबैना तौर पर यह है कि ये बात कामरान टेस्सोरी साहब के सामने भी गई। अब कामरान टेस्सोरी साहब ने उस वक्त, क्योंकि इस वक्त मेन जो फैसला साजी के और मेन बहुत सारे मामलों में सालसी के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, भाईजान है ज़ाहिर है। तो अब उन्होंने जो है वो ये कहा कि जी अच्छा ऐसा करें कि आप इजलास तो करें, मैं कहीं बात करते हैं, कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब मुबैना तौर पर मेरे पास ये इत्तलात हैं कि बाद में इस इजलास के हवाले से जो मैसेज किया गया था हज मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से, उसे डिलीट किया गया और कहा गया नहीं कि जनाब अब इजलास लाजमी तौर पर होगा। अब इस हवाले से हफ्ते की रात को शदीद तनाव की कैफियत मौजूद थी। एक ग्रुप ये चाह रहा था कि ये इजलास ना हो और उसके लिए उन्होंने हर मुमकिन तौर पर जहां जहां भी रास्ते हो सकते थे वो किए, और दूसरे वाले ग्रुप ने भी उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये बात नहीं हो सकी। हफ्ते की रात गए, अच्छा हफ्ते के दिन दो अनाउंसमेंट हुए थे। एक इस इजलास के हवाले से बात हुई थी और एक सर्कुलर आया था जिसमें कामरान फारूकी को बहादुराबाद के, यानी जो उनका आरजी मरकज जिसे करार दिया जाता है, वहां के इंतजामी उमूर का निगरान रखा गया था। अब उस पर भी एक फैक्टर को बड़े एतराज आते हैं। कामरान फारूकी साहब नीचे से आए हुए हैं, मेरी कभी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई है, हैरत अंगेज तौर पर मेरी बात नहीं हो सकी, इसलिए कभी भी उनसे मेरी तस्दीक नहीं कर सका। लेकिन कामरान फारूकी साहब को मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे इलाके से ही वो मेरे ख्याल से नीचे से यूनिट से फिर सेक्टर तक वो आए थे और वहाँ पे काफी काम वो पहले कर चुके। तो मैं कभी, मेरी बजाते खुद उनसे मुलाकात नहीं है, टेलीफोन पर मेरा उनसे कोई राब्ता हुआ नहीं और मैंने कोशिश भी की थी लेकिन राब्ता नहीं हो सका। अच्छा, अब मेरे पास इत्तला ये थी कि कामरान फारूकी का भी एक नोटिफिकेशन आया था। जब रात को ये मामला हल नहीं हुए तो उसके बाद पीएसपी के एक रहनुमा की तरफ से कहा जाता है कि एमक्यूएम के एक रहनुमा को, एक आला अहदेदार को फोन आया, उन्होंने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं कि आप इजलास कर लीजिए लेकिन ये कामरान फारूकी वाला नोटिफिकेशन जो है वो वापस कर लीजिए। ये मुबैना तौर पर मेरे पास इत्तलात हैं जिसकी मैंने तस्दीक दो जरायों से की है जिन्होंने कंफर्मेशन की है। उन्होंने कहा कि नहीं जी अब तो ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और ज़ाहिर है कामरान फारूकी का अनाउंसमेंट पहले हो चुका है तो अब वो भी वापस नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ से हुआ मामला खराब। पहले इसे रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, बाद में मुख्तलिफ जगहों पर मैसेजेस भी हुए, लेकिन अब जो दोनों तरफ का टकराव था वो अब ये शिद्दत इख्तियार करता गया और उसके बाद जब इजलास की वक्त आया तो ये तवक्को की जा रही थी कि इतवार के दिन भी शाम तक इस बारे में कोशिशें जारी रही कि दोनों तरफ से कोई मुत्तफ़िका तौर पर बातचीत हो सके। लेकिन उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के फैसले की वजह से और हैरत अंगेज तौर पर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार ने वहां पर एक स्टैंड लिया और डॉक्टर फारूक सत्तार के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कामरान टेस्सोरी साहब और उन सबको भी उसी तरफ मूव करना पड़ा। अच्छा, अब हुआ ये कि उसके बाद उसी दौरान इजलास के अनाउंसमेंट के साथ ही एमक्यूएम के और पीएसपी के दरमियान जो मामला हुए उसमें दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला भी जो निचली सतह पर है वो शुरू हो गया। अच्छा, क्योंकि ये ऊपर से हो रहा था फिर ये मामला नीचे हो गया, फिर ये इजलास अब जब का वक्त आया तो वहां पर अब तनाव की कैफियत शदीद थी और उसमें ज़ाहिर है पीएसपी का फैक्टर नहीं आ रहा था और एमक्यूएम से भी कुछ लोग के जो कि किसी जमाने में एमक्यूएम का हिस्सा थे लेकिन आजकल वो दूसरी तरफ चले गए, पीएसपी की क़यादत की तरफ है, तो ज़ाहिर है पीएसपी की क़यादत उनके साथ ज्यादा, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, जो ऐसे ही कुछ पीएसपी के लोग थे वो एमक्यूएम की तरफ आ गए और जो कुछ एमक्यूएम के लोग थे वो पीएसपी की तरफ चले गए। जिसमें मैंने आपको अरशद वोहरा की मिसाल दी थी। अरशद वोहरा जो है वो पीएसपी का हिस्सा थे सबसे पहले, आपको याद होगा, और उसके बाद फिर वो एमक्यूएम का हिस्सा रहे, तो अब वो एमक्यूएम का हिस्सा हो चुके हैं। तो अब सारे वो इस तरह के बहुत सारे नाम मैं आपको ले सकता हूँ लेकिन खैर मेरा इस वक्त मौक़िफ़ ये नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से अब जब वहां पर ये हुआ कि अब इस इजलास में ज़ाहिर एक शिद्दत थी और उसमें फिर अब उन्होंने फेडरल एरिया से लोगों को बुलाया था। अब उसमें इतनी तादाद आई या नहीं आई उससे बढ़कर उस वक्त ये मामला, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये ज्यादा शिद्दत था कि इजलास होगा या नहीं होगा। मैं आपको जो कोट अनकोट बता रहा हूँ, जो चीजें थी वो इस वक्त ये अहमियत नहीं रखती थी कि लोग कितने आएंगे। मामला ये था कि इजलास होगा या नहीं होगा और फिर वो इजलास हुआ। जाहिर सी बात है उस कशमकश के दौरान अब उसमें जितने भी लोग आए हुए ना आए हो, लेकिन बहरहाल वो एक इजलास उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है फिर भी बातचीत रात को इतवार को होने की कोशिश हुई, लेकिन इतवार की रात शाम को ही एक अनाउंसमेंट सामने आ गया कि जिसमें जो नाराज लोग थे या जो इस वक्त एमक्यूएम में आए हैं नए नए और वो नाराज थे, तो उन्होंने एक इजलास बुलाने के लिए कहा, एहतजाजी इजलास। अच्छा, एहतजाजी इजलास बुलाने के लिए भी जिस शख्स का नाम दिया गया या जिसका जिक्र किया गया वो मालूम है कि उसके ताल्लुकात कहाँ से या किसके ताल्लुकात कहाँ से लगते हैं। अच्छा, अब जब ये एहतजाजी इजलास भी हुआ और दोनों तरफ से पोस्टों का सिलसिला शुरू हुआ तो एमक्यूएम के लोगों की तरफ से भी कुछ पोस्ट आना शुरू हुई, पीएसपी के फैक्टर की तरफ से भी कुछ पोस्ट आना शुरू हुई, या कुछ एक साबिक बड़े अहम रहनुमाओं को जो है वो बाकायदा पीएसपी की क़यादत की तरफ से एक फोन कॉल आएंगे, जनाब आप ये अपनी पोस्टों को हटा दिया। अच्छा, जब उन्होंने पोस्टें हटाई तो उसके बाद उनके खिलाफ ही वो पोस्टें जो है वो बाकायदा पीएसपी के फैक्टर्स की तरफ से उनके खिलाफ बाकायदा लगना शुरू हो गई।
अच्छा, अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये है पूरे तनाव की कैफियत, और इसी दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी डिप्टी पार्लिमानी लीडर बन चुके। अब मामला ये है, इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज दिन जहन में रखिएगा कि आज दिन कौन सा है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी तक दोनों के दरमियान सालसी की कोशिशें नाकाम हुई है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी ये बात कही जा रही है कि अगर आपको रहना है तो इसी सेटअप के अंदर रहना होगा, और यही सेटअप चलेगा दोनों तरफ का, मैं एक तरफ के नहीं कह रहा। अब मामला ये है कि जाहिर सी बात है, कोई किसी को माइनस बिल्कुल नहीं कर सकता है कि अगर ये बात कही जाए कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बिल्कुल माइनस कर दिया जाए और वो दोनों की अनीस कायम खानी साहब, मुस्तफा कमाल साहब आ जाएंगे, मुमकिन नहीं। और अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफा कमाल साहब को माइनस कर दिया जाए और ये दोनों ना रहे, ये भी मुमकिनात में से नहीं है। तो ये दोनों तरफ से माइनस फार्मूला इस वक्त एडजस्टेबल नहीं है, स्पेशली अगले 3 साढ़े 3 साल जब तक ये कौमी असम्बली का सिलसिला चल रहा है, जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता, तब तक ये माइनस का फार्मूला पॉसिबिलिटीज के अंदर नहीं है। अच्छा, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई कोई भी है, सास नंद बहू सबको रहना उसी जगह पर है। अब वो खुशी से रहे या फिर इख्तलाफात की बुनियाद पर रहे, अब वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये सेटअप को रहना इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफी बयानात जितने भी आ जाए, उनको रहना इसी सेटअप पर है। और आज आपने देखा होगा कि एमल वली साहब, जिन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर की थी वहां पर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, और बाद में आज उन्होंने बाकायदा अपनी ट्वीट के अंदर उस हवाले से माफी मांगी। तो सिस्टम तो यही चलना। अच्छा, अब मामला ये हुआ है कि अली अमीन गंडापुर को आज बाकायदा इमरान खान ने कह दिया है जनाब तलाक तलाक और तलाक, यानी कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला के ओहदे से हटाने की बात हो चुकी है, और अब शकील आफरीदी का नाम लिया जा रहा है। इस हवाले से मैं पूरा अपना एक वीलॉग करूंगा, मैं एक और वीलॉग भी आपके सामने रखने वाला हूँ कि जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि सनम जावेद के साथ क्या हुआ या फलक जावेद के साथ क्या हुआ, और अब अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ। क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस जो है वो पूरा का पूरा, मैंने जो आपको डिटेलिंग की है पूरी, कि वर्ड टू वर्ड जो इवेंट्स हुए हैं, इनके इनके दोनों फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये मैंने आपको डिटेलिंग की है। अब उसमें फैसला ज़ाहिर है अवाम को करना है, अवाम का रुझान उनकी तरफ क्या है या नहीं है, अवाम इसको किस तरीके से देख रही है, फैसला आपको करना है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन ठीक है, कौन नहीं है, ये फैसला ज़ाहिर है मैं नहीं कर सकता। मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि इधर से ये हुआ, इधर से ये हुआ, इधर से ये हुआ, इधर से ये हुआ। अब जो भी फैसला करना है वो आप लोगों को करना है, या आप लोगों की बुनियाद पर ही करना है। ये तो शायद इस वक्त फैसला इनके मुतालिक तो हो ही चुका है। मैंने आपसे कहा कि रहना इनको साथ ही है। अब ये अगर कोई यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, कोई वहां से निकलने की कोशिश करता है, और ये जो नीचे कुछ लोग ये क़यादत कर कर अगर ये समझते हैं कि ये किसी तरीके से लीडरशिप की जगह पर आ सकेंगे, तो ये मुमकिनात में से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर बाद में नतीजा वहीं पर आकर रुकना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।